जी अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम ACCA F8 पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर हमारा बेसिकली ओरिएंटेशन लेक्चर है, जिसमें हम कुछ सब्जेक्ट के हवाले से, कुछ एग्ज़ाम के हवाले से, कुछ टीचर के हवाले से डिस्कशन करेंगे। डेट है जी आज की 20 जून 2025। इस लेक्चर में बेसिकली कौन से टॉपिक हमने कवर करने हैं? टीचर ओरिएंटेशन, टीचर का इंट्रोडक्शन होगा, सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे, मेथडोलॉजी, इस सब्जेक्ट को हम किस तरीके से लेके चलेंगे, कितने लेक्चर्स होंगे, लेक्चर प्लानिंग क्या होगी, और फिर उसके बाद किस तरीके से आप कुछ सजेशंस होंगी मेरी तरफ से आपके लिए कि किस तरीके से आप अपने इस लेक्चर्स को, इनसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप फिजिकल स्टूडेंट हैं उसके लिए कुछ सजेशन है, ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो उसके लिए कुछ सजेशंस होंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं फेलो मेंबर हूं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का। मैंने 2008 में CA क्वालिफाई किया था और उसके बाद 2009 में फुल टाइम बेसिस पे मैंने टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन किया। 2009 से आज तक 2025 लगभग 16 साल हो गए हैं टीचिंग प्रोफेशन के साथ परमानेंट फुल टाइम बेसिस के साथ वाबस्ता हूँ। अपने टीचिंग कैरियर में कुछ सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए, कुछ पहले पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता, कुछ पहले नहीं पढ़ाता था, पढ़ाता हूँ। लेकिन जो ऑडिट का सब्जेक्ट है, ये वही सब्जेक्ट है जो मैं अपने पहले सेशन से लेके आज तक पढ़ाता हूँ। और ये सब्जेक्ट वैसे आपको ये बताना ज़रूरी है, ACCA में ये सब्जेक्ट मैं पहली दफ़ा ऑफिशियली पढ़ा हूँ। इससे पहले एक दो दफ़ा मैंने पढ़ाया हुआ है सब्जेक्ट, लेकिन काफ़ी गैप के बाद फर्स्ट टाइम है मेरा ये कि मैं ये इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ। CA में तकरीबन मुझे 16 साल हो गए इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए, और CA में 2 लेवल के ऊपर इस सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। जैसे ACCA में भी जो ऑडिट का सब्जेक्ट है ये 2 लेवल पे है, एक हमारा स्किल लेवल पे और फिर एक प्रोफेशनल लेवल पे। उसी तरीके से CA में भी 2 लेवल पे होता है, एक हम कहते हैं CAF लेवल और फिर CFAP लेवल, दोनों लेवल पे पढ़ाता हूँ। और ये है जी इंट्रोडक्शन सिर्फ। बाकी जाहिर है जैसे जैसे सेशन चलेगा एक दूसरे के साथ हमारा इंट्रोडक्शन होता रहेगा, मजीद आप मेरे बारे में जानेंगे, मैं आपके बारे में जानूंगा। टीचर के बाद जो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना इस सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या है जी, क्योंकि इस सब्जेक्ट में एक ख़ास बात ये है, आप जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं प्रोबेबली आपके लिए ये सब्जेक्ट नया होगा। आपने शायद इससे पहले सिर्फ नाम सुना होगा ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ऑडिट का, तो ये आपका प्रोबेबली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में पहला मौका होगा, आप इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ सुन रहे हैं और इसको अटेंड कर रहे हैं। इससे पहले आपका प्रोबेबली नॉलेज इस प्रोफेशन के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स का नॉलेज नहीं होगा। तो इस सब्जेक्ट के बारे में समझें, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने से पहले उसके मिजाज को समझना ज़रूरी होता है। हर सब्जेक्ट का एक मिजाज होता है, अगर आप उसके मिजाज को समझते हैं तो आपको पता होता है हमने इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, इसके क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्जामिनर क्या चाह रहा होता है हर एग्जाम में, और इवन हर एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर, डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर एग्जामिनर की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उन रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए सब्जेक्ट समझना ज़रूरी है। इस सब्जेक्ट में क्या होता है, इस सब्जेक्ट में देखिए क्या होगा। ये सब्जेक्ट अगर आपसे कोई एक लफ्ज में पूछे मुझे बताओ ऑडिट का मतलब क्या है, एक लफ्ज में बताओ, तो आपने वो लफ्ज बोलना है वेरिफिकेशन। ऑडिट का मतलब क्या है? वेरिफिकेशन। ठीक है, ऑडिट एंड एश्योरेंस। फिलहाल ये समझ लिए कि ऑडिट और एश्योरेंस का एक ही मतलब है, हम सिर्फ एक वर्ड यूज करेंगे ऑडिट। आपके सब्जेक्ट का जो टाइटल है वो ऑडिट एंड एश्योरेंस है। ये क्यों है, ये कभी डिटेल में जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे ना लेक्चर्स के दौरान में आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल आपने ये समझना है कि ऑडिट और एश्योरेंस एक ही चीज के नाम है। और ऑडिट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, क्या बोला, किसको कहते हैं? वेरिफिकेशन को। ठीक है, ऑडिट में क्या करते हैं हम? वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन किसी भी चीज की हो सकती है। हमारे सिलेबस की हद तक जो F8 का सिलेबस है इसमें वेरिफिकेशन से मुराद होगा वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमारे लिए लफ्ज ऑडिट का मतलब क्या हुआ? वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जहन में रखिएगा, ऑडिट और अकाउंटिंग इनमें एक रिलेशनशिप भी है और ये एक दूसरे से इनका डिफरेंस भी है। डिफरेंस कैसे है? अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, अकाउंटिंग अगर मैं आपसे पूछूं एक लफ्ज में बताइए, मिनिमम अल्फाज में बताइए अकाउंटिंग का मतलब क्या है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग में क्या करते हैं, अकाउंटेंट क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर क्या करते हैं? वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छी बात
कही जाती है हमारी प्रोफेशन ऑडिट के बारे में कि ऑडिट का प्रोफेशन जहां पे अकाउंटिंग खत्म होती है वहां से ऑडिट शुरू होता है, क्योंकि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाती है अकाउंटेंट का काम खत्म, अब वो वेरिफिकेशन का काम ऑडिटर का शुरू हुआ। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो इसमें हाँ एक चीज और आपको बता दूं, स्किल लेवल F8 में जो आप ऑडिट सीखेंगे इसमें आपको सिखाया जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन ऑडिट सिर्फ लिमिटेड नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा और भी बहुत चीजों की वेरिफिकेशन होती है, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। लेकिन F8 में हम सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा दुनिया में कोई नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो हो सकती है। अगर दुनिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो क्या नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होगी? बिल्कुल होंगे। तो क्या उनकी वेरिफिकेशन नहीं होती? बिल्कुल हो सकती। वो कहां सीखेंगे हम? वो हम सीखेंगे प्रोफेशनल लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे F8 लेवल पे हमारा ऑडिट का मतलब क्या हुआ? वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शाबाश। और ये कैसे डिफरेंट है ये सब्जेक्ट अकाउंटिंग से? अकाउंटिंग है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल प्रिपेयर करना, और ऑडिट का मतलब क्या है? वेरिफिकेशन, चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बनी है कि नहीं बनी। अच्छा, इसकी नेचर समझे, नेचर समझे, क्योंकि इसकी नेचर समझते समझते स्टूडेंट्स को 1-1.5 महीना मोमी तौर पे लग जाता है। हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है मेरा उसकी बेस पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि अक्सर स्टूडेंट के लिए ये पहला सब्जेक्ट है, पहली दफा पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को, इससे पहले उन्होंने ऑडिट को नहीं पढ़ा होता। ये अकाउंटिंग की तरह नहीं है। अकाउंटिंग क्या मतलब? अब इस सब्जेक्ट का मिजाज बता रहा हूँ। अकाउंटिंग का मतलब क्या? अकाउंटिंग है मैथमेटिकल, कह लीजिए मैथमेटिकल वर्क ज्यादा होता है। हालांकि मैथ डिफरेंट चीज है, अकाउंटिंग डिफरेंट चीज है, लेकिन फिर भी नंबर गेम है। अकाउंटिंग क्या है? नंबर गेम। उसमें जब आप कैलकुलेशन करके कोई आंसर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, या तो आंसर करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, दरमियान की बात कोई नहीं। या आंसर करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। कैलकुलेटर उठाइए, 2 + 2 क्या है? 4 आता है तो आपका आंसर करेक्ट है। 4 के अलावा कोई भी आंसर आया इनकरेक्ट है। तो होता क्या? काउंटिंग कर करके अक्सर स्टूडेंट का ये कंसेप्ट बिल्ड हो चुका होता है कि भाई हमने जो आंसर लिखा है अगर वो सॉल्यूशन के साथ मैच किया तो फिर इसका मतलब हमारा आंसर ठीक होगा, और अगर हमारा आंसर जो जैसी सॉल्यूशन है उससे डिफरेंट है, हमने 5 लिख दिया उधर 4 लिखा हुआ, तो हमारा आंसर गलत है। अकाउंटिंग में ऐसा ही है। लेकिन याद रखिए ऑडिट जो है ये कैलकुलेशंस वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसमें ज्यादातर कंसेप्ट जो है वो कैलकुलेशन पे बेस नहीं कर रहे हैं कुछ, लेकिन ज्यादातर नहीं। कंसेप्ट किस पे बेस कर रहे हैं? जजमेंट पे। जजमेंट क्या है? जजमेंट ये है कि डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में अपनी समझबूझ के मुताबिक सही फैसला करना, ये है जजमेंट। तो ऑडिट में डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी, उन डिफरेंट सिचुएशन में क्या फैसला करना है। देखिए एक बिजनेस प्रॉब्लम है, मुझे फेस करना पड़ी, मैं हो सकता है उसका कुछ और डिसीजन करूं। भाई मेरा बिजनेस जो है वो घाटे में चल रहा है, हो सकता है मेरे जहन में ये स्ट्रेटजी है कि अच्छा ऐसा करता हूं, मैं अपने एक्सपेंसेस को कम करता हूं। इन भाईजान के जहन में ये बात है, अच्छा ऐसा करते हैं, बिजनेस घाटे में चल रहा है तो हम अपना रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब मेरी स्ट्रेटजी कुछ और है, मेरी जजमेंट कुछ और कह रही है। मेरी जजमेंट ये कह रही है कॉस्ट कम करो, इनकी जजमेंट कुछ और है, इनकी जजमेंट कह रही है रेवेन्यू बढ़ाओ। कौन सही कौन गलत? भाई दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि ये जजमेंट है। इसमें कोई ऐसा इंटरनेशनल रूल नहीं है कि हमेशा ये सर्कमस्टेंसेस आई तो यही काम करना है, नहीं। यही फर्क अकाउंटिंग का और ऑडिट का है। अकाउंटिंग में आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, स्टेप बाय स्टेप उसका सलूशन अवेलेबल है, आपने उसी को फॉलो करना होता है अमूमी तौर पे। लेकिन ऑडिट जजमेंटल है। इसमें एक ही प्रॉब्लम अगर मुझे फेस करना पड़ रही है, वही प्रॉब्लम अगर आपको फेस करना पड़ रही है, हो सकता है आप उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए कोई और तरीका इख्तियार करें, कोई और काम करें, कोई और स्टेप ले, कोई और प्रोसीजर परफॉर्म करे। उसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए मैं हो सकता है कोई और तरीकाकार अडॉप्ट करूं, कोई और प्रोसीजर परफॉर्म करूं। तो कौन सही होगा कौन गलत नहीं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हो सकता है दोनों ठीक हो, मैं भी ये भी हो सकता है दोनों गलत हो। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान में रखिएगा, ऑडिट में जो हम काम करते हैं वो जजमेंटल बेस्ड वर्क। ऑडिट में सबसे ज्यादा जो चीज इस्तेमाल होगी वो आपका कैलकुलेटर नहीं होगा। अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा क्या चीज इस्तेमाल होती है? आपका कैलकुलेटर। लेकिन ऑडिट में सबसे ज्यादा क्या चीज इस्तेमाल होगी? आपकी जजमेंट, आपका कंसेप्ट। इसलिए जहन में रखिएगा, अक्सर जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अक्सर बोल रहा हूं, अक्सर कभी कभार नहीं, अक्सर ऐसा होगा कि आपका आंसर जो ऑफिशियल कोई सोल्यूशन है, इवन जो आपके टीचर का सोल्यूशन है, उससे हो सकता है डिफरेंट हो।
स्टिल आपका सोल्यूशन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये 2 + 2 = 4 वाला फार्मूला नहीं लगना, इधर लगना है जजमेंट। अगर आपने कोई डिफरेंट प्रोसीजर, डिफरेंट सोल्यूशन प्रेजेंट कर दिया जो उस प्रॉब्लम को डील कर रहा है, डिफरेंट होने के बावजूद भी आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक होगा। इस असूल को आपने जहन में रखना है। क्या असूल भला? कि ऑडिट अकाउंटिंग से डिफरेंट है। अकाउंटिंग में आपके आंसर और टीचर के आंसर अक्सर मैच करेंगे, लेकिन ऑडिट में आपका सॉल्यूशन और टीचर का सॉल्यूशन अक्सर मैच नहीं करेंगे। रीजन क्या है? ऑडिट है जजमेंट, अकाउंटिंग क्या है? फार्मूला बेस्ड, क्वेश्चन बेस्ड, आंसर अमूमन मैच करते हैं। तो ये पहले दिन ज़हन में बिठा लीजिए कि आपका सॉल्यूशन टीचर का सॉल्यूशन अक्सर मैच नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन आप प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, मैच नहीं करेगा लेकिन उस प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए। अब वो कैसे रिलेटेड होगा, कैसे पता चलेगा कि आपने सही काम किया कि नहीं किया, वो जाहिर है जैसे जैसे हम सब्जेक्ट को आगे लेके चलेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट प्री रिक्विजिट क्या है? क्या इस सब्जेक्ट से पहले कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना जरूरी है? यस, जैसे मैंने बोला, क्या बोला अभी कि अकाउंटिंग और ऑडिट में क्या रिलेशनशिप है? जहां पे अकाउंटिंग खत्म होती है वहां पे ऑडिट शुरू होता है। तो इसका मतलब है ऑडिट पढ़ने के लिए आपको कुछ अकाउंटिंग के कंसेप्ट पता होना चाहिए। कौन से कंसेप्ट पता होना चाहिए? F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपको पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर नहीं पढ़ा हुआ, मेरा मशवरा है अभी इस लेक्चर को बंद कर दें, पहले F3 पढ़ें, उसके बाद फिर आइएगा इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कीजिएगा। अभी सब्जेक्ट को आपको ऑप्ट नहीं करना चाहिए, मेरा मशवरा ये, ठीक है? हालांकि कुछ केसेस में अदर वे में जाए, लेकिन सजेशन मेरी ये है कि F3 को पहले पढ़िए, फिर उसके बाद आपको F8 को ऑप्ट करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या F7 पढ़ा होना जरूरी है? नहीं, नहीं। और एक चीज और ज़हन में रखिएगा, जब हम ये कहते हैं ना कि इस सब्जेक्ट के लिए F3 पढ़ाना जरूरी है, तो इसका मतलब ये है कि बेशक इस सब्जेक्ट में कुछ अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स इनडायरेक्टली यूज होंगे, लेकिन याद रखें इस सब्जेक्ट में अकाउंटिंग और अकाउंटिंग क्या इस सब्जेक्ट में अगर और किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज यूज होता है तो वो आपको पढ़ाना, वो आपको सिखाना आपके टीचर की जिम्मेदारी है। यानी हालांकि मैं आपको ऑडिट सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर ऑडिट में कोई फर्ज कीजिए लॉ का कंसेप्ट आ जाता है, ऑडिट में फर्ज कीजिए कोई अकाउंटिंग का कंसेप्ट आ जाता है, तो वो आपको कंसेप्ट समझाना मेरे स्कोप में शामिल है, ठीक है? ये तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है लेकिन भूल गए सारा कुछ भूल, कुछ याद नहीं आ रहा, सर क्या पढ़ा था क्या, बेफिक्र हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट ऑडिट में यूज होने हैं वो आपके ऑडिट के टीचर के स्कोप में शामिल है या नहीं है? शाबाश है, ठीक है? तो F3 पढ़ा होना बेहतर है। भूल गए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दफा जिंदगी में पढ़ा जरूर हो। डिफिकल्टी लेवल क्या है इस सब्जेक्ट का? डिफिकल्टी लेवल है मॉडरेट, मॉडरेट, ना ज्यादा मुश्किल ना ज्यादा आसान। ये आसान हो सकता था, लेकिन पता है किस वजह से मुश्किल है? क्योंकि ये वही स्टार्ट में वही बात क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पहली दफा पढ़ रहे होते हैं, तो इस सब्जेक्ट की बेस, इस सब्जेक्ट को समझाना होता है ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ठीक है भाई? अकाउंटिंग इससे पहले आप हो सकता है 2-3 लेवल में पढ़ चुके हो, ठीक है? फाउंडेशन लेवल में पढ़ी हो आपने, F3 में पढ़ी अकाउंटिंग आपने, F7 में पढ़ी आपने, डायरेक्ट F7 पे नहीं आए, स्टेप बाय स्टेप लेके। लेकिन ऑडिट के साथ प्रॉब्लम उम्मीद तौर पे क्या होती है, और ये सिर्फ ACCA में नहीं है, दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज में भी कुछ इसी तरह का मसाइल है। क्या कि ये सब्जेक्ट पहली दफा ये जब पढ़ाया जाता है ना, पहली दफा ही इसमें सिलेबस ज्यादा होता है और इसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं चला जाता। मुमूमी तौर पे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बॉडीज में अकाउंटिंग के पेपर को सिखाने, अकाउंटिंग के कंसेप्ट समझाने के लिए लेयर्स ज्यादा हैं, 4-5 लेयर्स में अकाउंटिंग को सिखाया जाता है। लेकिन ऑडिट के सब्जेक्ट्स को 0 से लेके अल्टीमेट लेवल तक पहुंचाने के लिए 2 लेवल, एक जैसे स्किल लेवल, एक प्रोफेशनल लेवल। लेकिन अगर यही काउंटिंग की बात है, स्टेप बाय स्टेप सिखाने के लिए 4-5 लेयर्स हैं। तो काउंटिंग के टीचर को मैं ये नहीं कहता, मैं कोई एतराज नहीं कर रहा, सिर्फ समझाना चाह रहा हूं आपको कि अकाउंटिंग के टीचर जो पढ़ा रहे इसी लेवल पे, जिस लेवल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो उनको ये एज मिल जाता है। जैसे F7 के टीचर जो हैं उनको ये एज मिल जाएगा, अकाउंटिंग के कंसेप्ट आपके पहले बने होंगे, उन्होंने सिर्फ उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करनी है। मैंने क्या करना है, मैंने अभी वो बेस बनानी है। पहले मेरा टाइम लगेगा आपकी बेस बनाने में, ऑडिट की ABC सिखाने में, फिर उसके बाद उसके ऊपर मैंने बिल्डिंग बनाना शुरू करनी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट। अगर इससे पहले किसी एक लेवल पे भी, जैसे फाउंडेशन लेवल पे
या नॉलेज लेवल पे, अगर एक लेवल पे ऑडिट के कुछ बेसिक कंसेप्ट भी सिखा दिए गए होते हैं ना, तो इस वक्त मैं इस सब्जेक्ट को कहता हूं ये मॉडरेट नहीं, ये इजी है। लेकिन चूंकि अब स्टार्ट स्क्रैच से हमने पढ़ना है, हमने इसकी एबीसी पहले सीखनी है, फिर उसके बाद काम सीखना है, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, मॉडरेट है। अच्छा, डेली कितना पढ़ना होगा, सुन लीजिए। अगर आप अटेम्प्ट देने जा रहे हैं सितंबर की अटेम्प्ट, कौन सी अटेम्प्ट, सितंबर की, तो आज से पढ़ना शुरू कर दें। डेली 2 घंटे पढ़ लें, डेली 2 घंटे पढ़ लें, इंशाल्लाह ये पेपर डेली 2 घंटे पढ़ें। मेरे साथ कमिट कीजिए, डेली 2 घंटे पढ़ेंगे, कमिट कीजिए, कितना पढ़ेंगे, डेली 2, मैं आपके साथ कमिट करता हूं, डेली 2 घंटे पढ़ेंगे। जो असाइनमेंट इसी 2 घंटे के अंदर जो असाइनमेंट आपको दूंगा डेली करेंगे, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कब, जब डेली ये जितना सुनने में आसान लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल है। कंसिस्टेंसी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपसे कहा जाए आज के दिन में 8 घंटे कंसेक्यूटिव पढ़ लो, आप पढ़ लेंगे। लेकिन अगर कहा जाए हफ्ते के 7 दिन रोज के 2 घंटे पढ़ो, मुश्किल है ज्यादा। सुनने में समझ ना आ रहा होगा शायद, लेकिन जब करेंगे ना फिर आपको पता चलेगा। कंसिस्टेंसी हासिल करना मुश्किल टास्क होता है। लेकिन अगर आपने 2 घंटे डेली ये सब्जेक्ट पढ़ लिया ना, सब्जेक्ट जाता कहीं नहीं है, बेफिक्र हो जाना आपने, ठीक है। मैं इतना भी बेफिक्र नहीं होना कि कुछ भी ना करें, पढ़ना है, टेस्ट ले, डेली पढ़े। सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा ट्रबल दे। पासिंग परसेंटेज क्या जी सब्जेक्ट के, पासिंग परसेंटेज मॉडरेट है ना, तो 50% के लगभग ही होनी चाहिए। क्या ख्याल है, मेरा आइडिया, मुझे ये लग रहा है 50% के करीब होनी चाहिए। क्या परसेंटेज है, 45%, जो देखिए तकरीबन रीजनेबल है, ठीक है। 45%, इसका मतलब इसमें अगर हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे हैं, उसका मतलब क्या, 45 पास हो जाएंगे। अच्छा, 55 के पास ना होने की बहुत सी दूसरी रीजन भी हो सकती है, कोई पर्सनल रीजन भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल 45 ये परसेंटेज एक प्रोफेशनल एग्जाम में एक रीजनेबल परसेंटेज समझी जाती है, ठीक है। अच्छा, हमें कैसे, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मजीद कमेंट करना चाहूंगा इसी पासिंग पर। मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं FR के सब्जेक्ट के साथ, आपके F7 के सब्जेक्ट के साथ। ये पासिंग परसेंटेज जो है ये हमें मिली है, ये कहां से मिली है पासिंग परसेंटेज, ये हमें इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट से मिली है। ये देखिए, ये परसेंटेज नजर आ रही होंगी आपको, हाँ जी, विजिबल है जी, कैमरा से विजिबल है परसेंटेज, नजर आ। ये कहाँ पे, अच्छा, ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो नॉर्मली जो एंड में कॉम्बिनेशन होता है वो FR का है, AA का है, FM का है। अगर आप देखें ना, नोट कीजिए, परसेंटेज किसी हद तक क्लोज है, लेकिन FR की 49% स्टूडेंट, ये 47, 50% FR क्या है, F7 44, 50%, 47, 51, 44, यानी ऑन एवरेज थोड़ी सही, लेकिन FR की परसेंटेजेस काउंटिंग फाइनेंशियल की अकाउंटिंग की पासिंग परसेंटेज ज्यादा है। और क्यों, क्या इसका ये मतलब, हालांकि मेरी असेसमेंट के मुताबिक FR जो इसके कंसेप्ट इस लेवल पे ज्यादा मुश्किल है इसके निस्बत। देखिए स्टेटमेंट क्या दे रहा हूं, गौर कीजिए, ये ऑडिट का पेपर FR के पेपर की निस्बत आसान है, ये पेपर मुश्किल है, इसके कंसेप्ट मुश्किल है, इसके कंसेप्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इसके कंसेप्ट इजी है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि ऑन एवरेज इसकी परसेंटेज ऑडिट की कम है, इसकी रीजन ये है कि पेपर मुश्किल है, मुश्किल कंसेप्ट भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके बावजूद बच्चे की बेस बनी हुई है, पहले पढ़ा हुआ है, पहले सब्जेक्ट ऑलरेडी इस लेवल पे पढ़ा होता है, इससे पहले फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ा है। तो अच्छी बेस बनी होने की वजह से पेपर मुश्किल है, इसके बावजूद बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इसका कोई पेपर, पहले कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें इसकी बेस कोई बनी हो। कोई का दुका कंसेप्ट किसी पेपर में डिस्कस हुए तो हुए हो, वरना नहीं। इसीलिए इसमें कंपैरेटिवली थोड़े से कम है। और सेम FM का भी पेपर, FM भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है PM है, इसमें बेस काफी हद तक बनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं है, लेकिन तरीकाकार है, सब्जेक्ट ने कैसे चलना है, कैलकुलेशन क्या यूज होनी है, पहले बेस बनी हो तो पेपर मुश्किल होने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म हो जाता है। तो ये एक छोटा सा आपके साथ शेयर करना था। फिर पेपर पैटर्न क्या होगा ये जानना जरूरी है। वैसे तो आपने इससे पहले जो पेपर दिए लगभग वैसा ही पैटर्न है, लेकिन फिर भी देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन चूंकि मेरे पेपर को इफेक्ट करती हैं तो वो आपके साथ शेयर करना मेरी जिम्मेदारी है। तो हालांकि मुझे कुछ चीज़ों के बारे में श्योर हूं मैं कि आपको ऑलरेडी वो पता होंगे, लेकिन फिर भी
डिस्कस करना जरूरी समझता हूं मैं। पेपर पैटर्न क्या होगा, 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे होते हैं उस तरह, लेकिन इसमें सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, और भी बहुत से टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं, शुरू करवाते हैं। सेक्शन बी कितने मार्क्स होगा, 70। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 3, लेकिन कौन से, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। कौन से, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। यानी ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होंगे, एमसीक्यूज टाइप नहीं होंगे, इसमें बकायदा आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। कितने क्वेश्चंस होंगे, 3 होंगे। कितने मार्क्स के होंगे, एक 30 मार्क्स का होगा प्रोबेबली, 2 20 मार्क्स के होंगे, 70 मार्क्स। इसमें क्या होगा, इसमें एक बड़ी सी केस स्टडी होगी हर क्वेश्चन में, और क्या होगा, उसके आगे कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। कितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, 4-5। क्या सारी रिक्वायरमेंट एक ही टॉपिक से रिलेट कर रही होंगी, ना 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 ना, हर रिक्वायरमेंट अलग टॉपिक से रिलेट कर रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन 6 है। जैसे अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो इसमें क्वेश्चन 3 है, वो पूरे ओवरऑल पेपर 3 है, लेकिन 3 क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि 3 टॉपिक्स टेस्ट होंगे। 3 क्वेश्चन में 12 टॉपिक्स भी टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो हर जो क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी। क्वेश्चन 4 है, क्या है, 4 रिक्वायरमेंट्स है। पार्ट ए किसी और टॉपिक से रिलेट कर रहा है, बी किसी और से रिलेट कर रहा है, सी किसी और से रिलेट कर रहा है। उसका पार्ट ए हो सकता है आपका कि कुछ जो है उसमें आपने कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना हो, डिफाइन करना हो, वो सिंपल हो, जिसमें कुछ कंसेप्ट्स को हमने प्रोड्यूस करना होता है। और फिर हो सकता है जो सेकंड पार्ट है वो क्या हो, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो। हाँ जी, क्या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसी से एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी, क्या लगी, बहुत अच्छी बात, क्या, कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कंसेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े रटे लगाने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आइए जरा थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, पेपर किस तरह का होता है। ये थोड़ा सा जरा लाइट्स को ये ऑफ कीजिएगा, व्यू थोड़ा बेहतर हो। इधर से होंगी मेरे भाई इधर से, ये ओके ओके ओके, उधर से कर लें, उधर से जी। तो ये है जी हमारा स्पेसिमेन पेपर। सेक्शन में क्या कह रहे हैं, क्या होंगे, 3 OT केसेस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें क्या होंगे, 3 केसेस। हर केस में हर क्वेश्चन जो होगा OT केस वो 10 नंबर का होगा। उसमें क्या होगा, 10 नंबर में 5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। फिर से सेक्शन ए 3 क्वेश्चन 10-10 नंबर के, हर क्वेश्चन कितने नंबर का, 10 नंबर का। हर क्वेश्चन के अंदर, बड़े क्वेश्चन के अंदर कितने सब पार्ट होंगे, 5। हर पार्ट कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। आइए जरा देखते हैं ये क्या, ये देखिए, ये सारी उसने लेफ्ट साइड पे इंफॉर्मेशन दी है आपको, और राइट साइड पे क्या है, अब आपने अपना आंसर देना है। लेकिन आंसर देते हुए ना, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इनके आंसर देते हुए आपने लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ क्लिक करने हैं, पिक एंड ड्रॉप खेलना है, बस लिखना कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब यही है कि आपसे ड्राफ्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ डिसीजन मेकिंग कीजिए, अप्लाई करें नॉलेज को। हाँ जी, ये क्या जी, ये इधर आना है, ये इधर आना है, फॉर एग्जाम्पल ये इधर आना है, जिधर भी इधर कीजिए, फिर क्या करें, आगे चलें, क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद ये आंसर दें। अच्छा, ये क्वेश्चन कॉमन रहेगा, ठीक है। 10 नंबर के क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन जो है ना, ये कॉमन है, ये क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। ये दूसरा क्वेश्चन ऊपर देखें, 2 of 25। पहला क्वेश्चन जो OT होगा उसमें 5 क्वेश्चन, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक OT 1 चलेगा, फिर 6 से 10 तक OT 2, फिर 11 से 15 तक OT 3, फिर उसके बाद क्या चलेगा, सेक्शन बी। ये देखिए, क्लिक कर दिया, आगे चलें। ये मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूं, ये मल्टीपल चॉइस, सिंगल चॉइस भी हो सकती है, मल्टीपल चॉइस भी हो सकती है, पिक एंड ड्रॉप भी है, सिलेक्ट करो, यस है, नो है कि यस है, कि नो है कि यस है, समझ। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन, अच्छा ठीक है 2 करनी है, कहता 2 से तीसरी सिलेक्शन नहीं करने दूंगा, सिर्फ 2 का डिसीजन करें। नेक्स्ट है जी, ओके, कौन सा ट्रू है, एमसीक्यूज ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अब आपने नोट किया ये लेफ्ट साइड वाली इंफॉर्मेशन ये सेम है, ये चेंज नहीं हो रही। ये कब चेंज होगी, जब आपका मेन क्वेश्चन चेंज होगा। OT 1 से OT 2 पे जाएंगे जी, ये देखिए, ये 5, ये 5। अब बताइए नेक्स्ट जब प्रेस करूंगा ये चेंज होगी कि नहीं, इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन चेंज होगा कि नहीं, यस होगा। देखते हैं, अभी देखते हैं, क्लिक ठक, देखिए चेंज हो गया,
इसी तरह आगे चलते जाएं 8 9 10, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन चेंज, फिर 11 12 13 14। अब इसके बाद क्या होगा भला? 3 ओटी क्वेश्चन पूरे हो गए, हर ओटी में 5 पार्ट्स क्लियर। अब क्या होगा भला? सेक्शन बी देखिए, क्लिक, सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। 3 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, हर एक का 20 नंबर होंगे या 30 होंगे, 2 के 20 1 का 30, टोटल 70 मार्क्स, 100 मार्क्स। सबसे अहम चीज याद आ गई, सबसे अहम चीज नोट कीजिए, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं दी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बॉडी, किसी भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बॉडी में चले जाए, मुंह तौर पे ये टेंडर ऑप्शंस नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि जहां कहीं जिस एग्जाम में ऑप्शंस होंगी ना, उसमें सिलेक्टिव स्टडी इनकरेज होगी। प्रोफेशनल बॉडी सिलेक्टिव स्टडी को हाईली डिस्करेज करते हैं, इसलिए आपको उनके पेपर में अमूमी तौर पे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा भाई 6 क्वेश्चन है कोई से 5 कर ले, नहीं होगा। 5 दिए हैं, 5 के 5 करने हैं, ठीक है। माना खुद सोचें हम क्या करेंगे, जो सबसे मुश्किल टॉपिक होगा उसको ऑप्शन पे छोड़ दिया करेंगे, तो वो अच्छा प्रोफेशनल प्रोड्यूस नहीं होता उससे। इसलिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बॉडी क्या करती हैं? सिलेक्टिव स्टडी नहीं। अब इसमें क्या करना होगा भला? इसमें क्या मुझे क्या करना होगा? टाइप लिखना होगा। बिल्कुल हाँ जी, लिखना कैसे? टाइप, बिल्कुल हाँ जी। 2 स्किल चाहिए। क्या आपने कभी वर्ड का नाम सुना है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उस पर काम किया? क्या कभी एक्सेल का नाम सुना है? बस अगर आपने कभी वर्ड पे थोड़ा सा भी काम किया, एक्सेल का थोड़ा सा भी आपको पता है, ये सॉफ्टवेयर आपके लिए इजी है। और अगर नहीं भी पता, फर्ज कीजिए, कोई प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है, 7 दिन चाहिए, आप इस सॉफ्टवेयर पे एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे कि कैसे आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कोई मुश्किल चीज नहीं। अगर आपने इस सॉफ्टवेयर को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को या एक्सेल को, उससे पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 दिन चाहिए, डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। कितनी प्रैक्टिस? 20-25 मिनट। आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब ये देखिए, अब ये भी क्वेश्चन है, लेकिन अब इधर क्या, ये देखिए पार्ट 1 कितने मार्क्स है? 4 मार्क्स है। इधर मैंने क्या करना है? ये टाइप कर रहा हूं। क्या है जी? क्या है ऑडिट? क्या है ऑडिट? इज दैट ऑडिटर एक्सप्रेस इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वेस्टेड। लिख ले, ऑडिट रिस्क इज देयर इज दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस, समझ रहे हैं कैसे अटेम्प्ट करना है? इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। फिर क्या है? कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स ले लीजिए, ये है जी, क्या कंपोनेंट्स है जी? इनहेरेंट रिस्क है, और क्या है जी? कंट्रोल रिस्क है, और क्या है जी? डिटेक्शन रिस्क है। ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे इसको थोड़ा ब्रीफली हम एक्सप्लेन कर देंगे इसको, ठीक है जी। इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। अब जाहिर है वो टाइम नहीं है, मैं पूरा नहीं कर सकता इसको, सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। इसमें सिचुएशन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ गया, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इसमें। ये कितने, ये पार्ट भी है, 14 मार्क्स। रिस्क बताइए क्या है, सिनेरियो से लिंक करना है, और रिस्पॉन्स बताइए क्या है। यहाँ रिस्क, यहाँ रिस्पॉन्स, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का सी पार्ट, इसको आंसर किया। फिर इसके बाद डी पार्ट, ई पार्ट। अब ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले पार्ट्स आ रहे थे, कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स, ए बी सी डी ही। अब नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो क्या होगा? अगला क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट बदलेगी कि नहीं है? पहले बदली थी, ये देखें, चेंज हुई, पिछले पहले नहीं हुई थी। ये देखें, दिस 5 रिक्वायरमेंट्स थी, जब तक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई इंफॉर्मेशन सेम रही। अब आगे जैसे ही नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, इंफॉर्मेशन चेंज। अब इसके कितने पार्ट्स हैं? 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये आ गई ए, ये 1 2 3 उसकी सब रिक्वायरमेंट है। फिर बी, नेक्स्ट, तो ये कितने मार्क्स हो गए? अच्छा, ये इसका बी है, एक पार्ट किया है उसने, ये 3 पार्ट्स, उसने इसको 3 पार्ट्स में कर दिया, और ये हो गए 15 और 5 20, 20 मार्क्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसकी भी अगेन 4 रिक्वायरमेंट्स है। ए उसको अटेम्प्ट किया हमने, यहाँ पे बी को किया, सी को किया, डी को किया। अब क्या हुआ हमारा? पेपर का कंप्लीट। ये समरी आ गई। इसमें से बाजू का ऐसा होता है, फ्लैग किया होता है हमने कुछ क्वेश्चन को। ये सारी चीजें डिटेल में हम बाद में डिस्कस करें। तो ये है आपका पेपर पैटर्न, पेपर स्ट्रक्चर, और जो जिस सॉफ्टवेयर पे आपने काम करना है, हल्का सा ब्रीफ ओवरव्यू उसका,
ठीक है जी। तो इससे इसको सम अप करें ना तो इससे क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारे पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होंगे जैसे एमसीक्यूज वगैरह। हमारे पेपर में कुछ चीजें हमसे डिफाइन करने को कहेगा, जो हमने याद की होंगी वो लिखनी होंगी, जो याद की होंगी लिखनी होंगी। और कुछ केस स्टडीज आएंगे जिनमें हमने केस स्टडी की इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना होगा। 3 तरह के क्वेश्चन। अच्छा, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद क्या? नेक्स्ट है जी, हाँ जी, स्टडी मटेरियल क्या इस्तेमाल करना। देखिए स्टडी मटेरियल एक तो जो फेमस मार्केट में अवेलेबल है कैप्लन बुक्स, कैप्लन का स्टडी टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन क्या होगा, मैं आपको खुद से नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इवन अगर आप इसको फर्ज कीजिए, आप कहते हैं नहीं सर इसको यूज नहीं करना, तो इंशाल्लाह नोट्स में वो सारी चीजें मौजूद होंगी जो पास होने के लिए जरूरी हैं, ठीक है। वो सारी चीजें, वो क्वेश्चंस, वो हर चीज मेरी जिम्मेदारी होगी। लेकिन फिर भी बेहतर है कि अगर आप एक दफा कोई स्टडी टेक्स्ट भी साथ रीड कर लें तो वो बेहतर है, ठीक है। बहरहाल मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको हर वो मटेरियल प्रोवाइड करूं जो ज़रूरी है और आपको और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ना पड़े। आपको हर वो चीज़ जो आपके पास होने के लिए ज़रूरी है वो मैं समझता हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैंने आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन वो मेहनत हुई है, वो उसके ऊपर उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोर्स कवरेज, और अब ये चूंकि आज क्या है वाला, आज क्या डेट है जी? 20 जून। किस अटेम्प्ट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं? सितंबर अटेम्प्ट के लिए। इसका मतलब है अगस्त के एंड तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल इंशाल्लाह होगा। नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने, यानी लगभग 2 महीने हमारे पास, 20 जून, 20 जुलाई, 20 अगस्त, 2 महीने में अमूमी नॉर्मली कितने वर्किंग डेज होंगे? लगभग 50 के करीब वर्किंग डेज होंगे। तो हमारा डेली लेक्चर होगा हफ्ते में 6 दिन, संडे को लेक्चर नहीं होगा क्योंकि पब्लिक डे है, तब भी लेक्चर नहीं होगा, लेकिन तकरीबन ये 50 डेज के करीब बनेंगे। हर लेक्चर की ड्यूरेशन होगी 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। तो इसका मतलब हमारे कोई जो आज बनेंगे टोटल 75 और जो लेक्चर बनेंगे वो 50 के करीब लेक्चर बनेंगे। एक लेक्चर 1.5 आवर्स का होगा। स्टार्टिंग डेट आज की 20 जून, एंडिंग डेट 20 अगस्त के लगभग, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आपको पता है, उसका मार्जिन रख लीजिएगा। लर्निंग विल बी ए शेप्ड, अभी आपको बता रहा हूँ लर्निंग विल बी ए शेप्ड, अभी बता रहा हूँ भैया क्या लर्निंग विल बी ए शेप्ड। जैसे मैंने बताया ये अक्सर स्टूडेंट के लिए ये जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, भैया लाइट्स ऑन कीजिएगा, ऑन कीजिएगा लाइट्स, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स के लिए क्या है जी ये ए शेप्ड। ए शेप्ड का मतलब क्या है? देखिए एक ऐसा होता है, ये लर्निंग ए शेप्ड होगी। ए क्या है जी? ए ऐसा होता है, ऐसा ही होता है लगभग, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये गौर से सुनिए, देखो कि ऐसा ना हो एंड पे आप एक स्टेटमेंट दे, वो स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं क्या है। यहां पे खड़े हैं, इस तरफ जाना है, पॉइंट ए पे खड़े हैं, पॉइंट सी पे जाना है, आपके पास है 50 लेक्चर्स, 50 डेज है, ये पॉइंट बी है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, ए से बी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम, कितने दिन लगेंगे, कितने लेक्चर लगेंगे? टोटल ए से सी तक है 50। आप क्या समझ रहे हैं? अब मैथ यहां पे आएगा, मैथ क्या आएगा? मैथ क्या कहेगा? आधा करो भैया, 50 डिवाइड बाय 2 25 आवर्स। आप कहेंगे सर 25 लेक्चर, आप कहेंगे सर ए से सी तक पहुंचने के लिए अगर हमारे पास 50 लेक्चर्स हैं तो ए से बी यानी 50% कवरेज के लिए कितने लेक्चर में हमें ए से बी तक पहुंचना पड़ेगा? 25। गलत, 25 नहीं, हमें लगेंगे 30 लेक्चर्स। ए से बी तक पहुंचने में लगेंगे 30 लेक्चर, बी से सी तक पहुंचने में लगेंगे 20 लेक्चर। भैया ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे यहाँ पे बेस बनाए हैं। देखें किसी पहाड़ी पे चढ़ना हो ना तो जो चढ़ाई वाला होता है ना फेज, ये मुश्किल होता है, इनमें गिरने का खतरा ज्यादा होता है, बड़े ध्यान से एक एक स्टेप करके चढ़ना पड़ता है। तो मैंने भी जब आपके बेसिस बनानी है ना तो फूंक फूंक के हमने चलना है, बड़े तरीके से लीके से। फाउंडेशन आपने सुना है, फाउंडेशन स्ट्रांग हो ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्ड कर दे, कहीं नहीं जाता, हिलता नहीं है।
फाउंडेशन वीक होना दूसरी मंजिल पे गिरने का खतरा होता है। इसलिए फाउंडेशन पे ज्यादा काम करना होगा, स्टेप बाय स्टेप, कौन सी चीज पहले सिखानी है, कौन सी बाद में, कौन सा कंसेप्ट पहले आएगा, कंसेप्ट की तरतीब होती है। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी कंसेप्ट कभी भी उठा के समझा दे, ऐसा नहीं है। तरतीब है, तरतीब के साथ चलना है, बेसिक डेवलप करनी है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। और फिर ये वो सब्जेक्ट है जो इससे पहले अक्सर स्टूडेंट्स ने इसके बारे में पढ़ा नहीं होता। कोई ये काउंटिंग नहीं है कि अक्सर स्टूडेंट ने इससे पहले किसी ना किसी लेवल पे काउंटिंग पढ़ी होगी। अक्सर स्टूडेंट्स ने ऑडिट के इसके बारे में कुछ नहीं, तो बेसिक्स के ऊपर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए हमारा जो क्या होगा, ए से बी तक पहुंचने के लिए क्या होगा, 30, अभी बता रहा हूं, और बी से सी तक आसानी के साथ। वो एडवांस कंसेप्ट है, बहुत से कंसेप्ट तो हम एडवांस इस फेज वाले इधर ही डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये मैथ है ना, ये जजमेंट है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल सिचुएशन डिफरेंट है। तो ये होगा, कहीं ऐसा ना हो एंड पे आप कहें सर शुरू में तो आपने स्लो पढ़ाया, एंड पे भागम भाग कर दिया, ये क्यों किया? ना ना, भागम भाग नहीं किया, अभी बता रहा हूं, ये होगा ही ऐसे। ठीक है, भागम भाग करना होता तो एंड में करता ना, शुरू में थोड़ी आपको ये बताता है, शुरू में बताने का मकसद ये है। ठीक है, ये नेचुरल होगा। ये लर्निंग कर्व जो आपका होगा ऑडिट में, ये क्या होगा, ए शेप्ड होगा, ये वो स्ट्रेट लाइन शेप्ड नहीं होगा। ठीक है, शुरू में स्पीड थोड़ी सीखने की स्लो होगी और प्रैक्टिस ज्यादा होगी, बाद में फिर हम स्पीड थोड़ी सी समझ लीजिए हमारी इंक्रीज होगी जब हमारे बेसिस कंसेप्ट, लेकिन इतनी इंक्रीज भी नहीं होगी, समझना है, नहीं नहीं नहीं, स्टार्ट की निस्बत थोड़ी स्पीड इंक्रीज होगी। डन जी? हाँ जी, तो ये सार सब कुछ मिल मिला के हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट डेट क्या है, 20 अगस्त। हाँ, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको अपने तजर्बे को सामने रखते हुए शेयर कर रहा हूं। वैसे तो आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, आपको पता है कि आपने कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है। इस लेवल तक पहुंचे, F8 तक लेवल पर, ऐसे तो नहीं पहुंच गए ना, पढ़ाई की है आपने, बहुत से पेपर पास किए हैं, आपको पता है। लेकिन फिर भी कुछ सजेशंस हैं, शायद आप पहले जानते होंगे, लेकिन शेयर कर रहा हूं। कोई अच्छी लगे तो फॉलो कीजिए, ना अच्छी लगे तो इग्नोर कर दें, क्या जाएगा मेरा और आपका, कुछ नहीं, 2 मिनट ही हैं ज़ाया होंगे ज़िंदगी के, कोई नहीं, जहाँ पे इतना टाइम ज़ाया होता है ये भी सुन लीजिएगा। तो सजेशंस क्या है, सजेशंस अभी थोड़ी देर के बाद है। अभी यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, नमाज की ब्रेक लेते हैं, इसके बाद दोबारा वापस आते हैं जी। अब चलते हैं हम कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ एडवाइस, कुछ मशवरे। पसंद आए अमल कीजिएगा, ना पसंद आए तो ना कीजिएगा, मेरा क्या जाता है, आपका भी कुछ नहीं जाता। सारी एडवाइस के ऊपर अमल करना जरूरी नहीं है, जो आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि आपके लिए काम करेगी, उसके ऊपर अमल करें, वरना इग्नोर कर दें। कुछ एडवाइसेस जल्दी से आपको एडवाइसेस शेयर करता रहूँ। फिजिकल और चाहे आप क्लास में बैठ के फिजिकली पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को, या आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, दोनों के लिए एडवाइस। डेली पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना बोला, 2 घंटे पढ़ना है। ठीक है जी, और इस 2 घंटे में लेक्चर का टाइम शामिल नहीं है, लेक्चर का टाइम निकाल के 2 घंटे पढ़ना है। और क्या करना है, पढ़ाई के दौरान में मोबाइल फोन साइलेंट करना है और साइड पे रखना, आपकी नजर के सामने नहीं होना चाहिए। मोबाइल आपको पता ही है दुनिया की मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का बायस बनती है। तो आपने सिर्फ इसको साइलेंट नहीं करना, बल्कि क्या करना है, साइलेंट करके किसी ऐसी जगह रखना जहां पे आपकी इसकी नजर ना पड़े जब तक पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद दबा के इस्तेमाल करें, कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन पहले पढ़े। फिर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे ऑडिट, इनको कोशिश करें मॉर्निंग टाइम में पढ़ें, क्योंकि इवनिंग में ना आपका माइंड बहुत सी एक्टिविटीज की वजह से पूरे दिन में एग्जॉस्ट हो चुका होता है, वो बहुत ज़्यादा उसकी क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो कम हो चुकी होती है। इवनिंग में मेरे साथ ऐसे होता था, जब मैं स्टूडेंट था, तो जब माइंड थका हुआ है ना, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर मैं कर रहा हूँ काउंटिंग का, वो हो जाता था, लेकिन जब कोई पढ़ने बैठते थे ना तो समझ नहीं आती थी, कोई दिमाग उलझ जाता था, सारे दिन के बाद एग्जॉस्ट हुआ होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई टाइम एलोकेट करना है अपने स्टडी रूटीन में, तो जो मॉर्निंग का टाइम है वो ज़्यादा बेहतर है इवनिंग की निस्बत। लेकिन बहरहाल ये केस टू केस वेरी करता है, हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है, आपको बेहतर अपना अंदाजा होगा अपने बारे में। जिस टाइम पे आपको लगता है कि आप सुपर चार्ज हैं, उस टाइम को, अपने प्रीमियम टाइम को स्टडीज के लिए एलोकेट करें। ठीक है, और उसमें भी फिर कौन सा सब्जेक्ट कब आपने पढ़ना है उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। रिकमेंडेशन मेरी ये है कि जब भी आप फ्रेश अपने आप को फील करें, फ्रेश माइंड के साथ आपने सब्जेक्ट को पढ़ना है, माइंड एग्जॉस्टिव हो, फिर आप कोशिश करें इस सब्जेक्ट को ना पढ़ें, दूसरे किसी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, जैसे आपको पता है एग्जाम में ऑप्शन नहीं होती, ऑप्शन नहीं तो उसका मतलब सिलेक्टिव स्टडी नहीं। वीकली टेस्ट को जरूर आपने अटेम्प्ट करना है। हमारी कोशिश होगी हर चैप्टर के बाद, जब भी एक चैप्टर खत्म हो, फौरी तौर पे उसका टेस्ट कंडक्ट हो, ताकि परफॉर्मेंस वैल्यूएट होती रहे। तो वीकली टेस्ट आपने जरूर अटेम्प्ट करने हैं
हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा और हर टेस्ट को आपके लिए अटेम्प्ट करना लाजमी है। रिवीजन ऑन संडे, हफ्ते में एक दिन रखे जब कोई नई चीज़ नहीं करनी, सिर्फ पुरानी चीज़ों को रिवाइज करना है। हफ्ते में एक दिन रखे जब कोई नई चीज़ नहीं करनी, क्या करना है, पुरानी चीज़ों को रिवाइज करना है। वरना क्या होगा, आगे चलते जाएंगे पिछला भूलता जाएगा, आगे चलते जाएंगे पिछला भूलता जाएगा। आगे चलते भी जाना है, पिछला साथ लेके चलना है, आगे चलते जाना है, पिछला साथ लेके चलना है। वो कैसे, हफ्ते में एक दिन संडे अमूमी तौर पे रखे और संडे को क्या करना, कोई नई चीज़ नहीं सीखनी, पुरानी चीज़ों को रिवाइज करना है। ये तो है हर स्टूडेंट के लिए। फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या, रेगुलर और पंक्चुअल। भैया कोशिश करें रोज आए और वक्त पे आए, रोज आए और वक्त पे आए। अटेंटिव इन क्लास, क्लास में अटेंटिव होके बैठना है, इधर उधर नहीं देखना, मोबाइल की तरफ नहीं देखना। थोड़ी थोड़ी देर बाद शक पड़ेगा क्या कि कोई बहुत ही अहम कोई मैसेज, कोई कॉल है, नहीं, कोई कॉल नहीं, पूरे दिन में नहीं आई ना, इस क्लास के टाइम पे भी नहीं आएगी। तो हमने क्या करना है, पूरी तरह अटेंटिव होके पढ़ना है। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे तो सीखेंगे, ठीक है। या तो इंसान सीखता है गलती करके, सबसे बेहतरीन तरीका सीखने का क्या, गलती करे, गलती करके जो सीखता है इंसान कभी नहीं भूलता। और दूसरा तरीका क्या है, जिसने गलतियां की हुई है ना उससे पूछ ले, ठीक है। तो आपके लिए बेहतरीन तरीका क्या होगा, बेहतर ये खुद गलती ना करे, दूसरों से पूछ ले। जितना ज्यादा पूछेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, पूछने में कोई शर्म नहीं, जितना ज्यादा पूछेंगे सीखेंगे। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या सेशन है, पहली सेशन मेरी कोशिश करें, आप लेक्चर ले रहे हैं ना, मोबाइल पे लेक्चर लेना कंपैरेटिवली कन्वीनियंट है लैपटॉप या डेस्कटॉप वगैरह पे लेक्चर लेने से। लेकिन मेरा मशवरा ये है क्या कि लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर लेक्चर लीजिए। आपने कभी नोट किया, कोई मूवी, कोई ड्रामा मूवी वगैरह जैसे घर में देखें अगर टीवी पे, उसमें कुछ और सेटिस्फैक्शन या एंजॉयमेंट का लेवल होता है। और अगर वही मूवी सिनेमा में देखें, कहाँ ज़्यादा मज़ा आता है, क्यों, सिनेमा में क्यों, बड़ी स्क्रीन, उसका अपना इम्पैक्ट होता है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है। लेकिन याद रखें, व्यू में जितना ज़्यादा आपका विजन कैप्चर करेगा ना स्क्रीन को, तो उतना ही ज़्यादा समझ लीजिए आपके माइंड में चीज़ बैठेगी। छोटी स्क्रीन समझ लें, इसका मतलब है आपके विजन को कम कवरेज मिल रही है, ठीक है। आपकी नज़र बहुत सी इधर उधर दूसरी चीज़ों भी पड़ रही होगी मोबाइल के साथ। लेकिन जब आप कंप्यूटर के ऊपर बैठे हैं, लैपटॉप के ऊपर बैठे हैं, तो ज्यादा चीजें क्लैरिटी के साथ आपके सामने होंगी। जो मैंने लिखा होगा ना, शायद मोबाइल में आप देखें आपसे पढ़ा भी ना जाए, मे भी, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन छोटी से छोटी स्क्रीन में छोटा सा लिखा वैसे पढ़ा जाएगा। लेकिन फिर भी एडवाइस क्या है मेरी, लैपटॉप या कंप्यूटर पे लेक्चर लीजिए। दूसरा, रोज का एक लेक्चर, ऐसा नहीं करना हफ्ते में एक दिन रखें, क्या बाकी 7-6 दिन ना दूसरे टॉपिक से लेक्चर कवर करते हैं। ऑडिट के लिए इतवार रखते हैं, इतवार को सुबह बैठेंगे, शाम तक सारे हफ्ते के लेक्चर निमट जाएंगे, ऐसा नहीं करना। रोज का एक लेक्चर, ठीक है, रोज का एक लेक्चर। जिस तरह सारे हफ्ते का खाना एक दिन में नहीं खा सकते, उसी तरह सारे हफ्ते की पढ़ाई एक दिन में नहीं हो सकती, नहीं समझ आनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप होता है, एक चीज सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है, दिमाग को थोड़ा टाइम देना है उसको रिटेन करने के लिए, कंप्रीहेंशन के लिए टाइम देना है। फिर अगले दिन फिर अगला लेक्चर, बिट साइज इंफॉर्मेशन, बिट साइज लेक्चर, फिर उसके बाद प्रैक्टिस, फिर उसके बाद माइंड को रिलैक्स करना है, थोड़ा टाइम देना है कंप्रीहेंशन के लिए, रिटेन करने के लिए, रिटेंशन के लिए टाइम चाहिए। तो इसलिए रोज का एक लेक्चर। और किस स्पीड पे, डबल स्पीड कर लें, कैसा है, अगर आप मूवी डबल स्पीड पे देखते हैं तो फिर लेक्चर भी डबल स्पीड पे सुनने की इजाजत है आपको। लेकिन अगर आप मूवी रेगुलर स्टैंडर्ड स्पीड पे देखते हैं ना, तो फिर क्या करना है, लेक्चर भी रेगुलर, वरना समझ नहीं आएगी। क्या होगा, स्पीड हाई, अंडरस्टैंडेबिलिटी लो। स्पीड, लेक्चर की स्पीड में और लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग में इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाएंगे अंडरस्टैंडिंग कम होती जाएगी, इसलिए स्पीड नहीं बढ़ानी, स्टैंडर्ड रखनी है, ठीक है जी। वरना फिर क्या होगा कि जो आप स्पीड बढ़ा के टाइम सेव करेंगे ना लेक्चर में, वो फिर व्हाट्सएप में, वो जूम मीटिंग में सवाल पूछने में वही टाइम आपका लग जाएगा, टाइम उधर ही पूरा हो जाना है। तो बेहतर है क्या करें, रेगुलर स्पीड के साथ सीखें, फ्लेक्सिबिलिटी का मिसयूज नहीं करना, डेली स्टडी करना है। ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से, क्योंकि उस्ताद सर पे नहीं होता ना, रोज ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से पूछने, आप भी क्या किया, फिजिकल वाले से पूछ सकता है, भैया क्या किया, असाइनमेंट की तरह दिखाओ, ठीक है। ऑनलाइन वाले को थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल, टीचर का कंट्रोल ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स पे लूज हो जाता है। इस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं यूज करना, मिस यूज नहीं करना इस फ्लेक्सिबिलिटी को। रोज का रोज पढ़ना है, रोज का कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल काम है, सुनने में जितना आसान लगता है करने में ये
उतना ही मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी है हमने। ये तो थी कुछ इंस्ट्रक्शन। अब क्या करें? सिलेबस ओवरव्यू। मेरा दिल किया सिलेबस ओवरव्यू आपके साथ शेयर करना, हालांकि बहुत मुश्किल है भाई। अभी हमने एबीसी ही नहीं सीखी अर्ड की। जिस सब्जेक्ट की अभी एबीसी ही नहीं सीखी, उस सब्जेक्ट में सारा कुछ मैं आपको बता दूं क्या हो रहा है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कम से कम मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। कोई समझ आ गई अच्छी बात, ना समझ आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो हमारा सब्जेक्ट शुरू भी नहीं हुआ। तो अभी हम क्या करने लगे हैं? क्या करने लगे हैं? सब्जेक्ट का ओवरव्यू। अच्छा, ओवरव्यू से पहले एक दो छोटी मोटी डिस्कशन, हल्की फुल्की गपशप लग जाए। एक मिनट में फर्ज कीजिए फैसला किया प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन परस्यू करने का, एसीसी में एडमिशन ले लिया उसने। अगला स्टेप क्या होगा? वो एडमिशन तो ले लिया, अब वो अंडरस्टैंडिंग हासिल करेगा। ये जो क्वालिफिकेशन है इसमें कितने फेजेस हैं, हर फेज में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है, कौन सा सब्जेक्ट आसान है। भाई ये अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करें कि क्या करे भाई? एडमिशन ले लिया, अब क्या करे? पेपर सेलेक्ट करने, अकड़ बकड़ बमे वो करके 2-3 पेपर सेलेक्ट करके पेपर देते हैं। ऐसे होना चाहिए कि पहले अंडरस्टैंडिंग हासिल, समझना चाहिए कि भाई ये क्या चाहता है, सब्जेक्ट्स कितने हैं, किस सब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन करनी चाहिए, ऐसे अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी चाहिए। ओके, कितने फेजेस हैं। फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट भी करनी चाहिए। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या? कि सोचना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट आसान है, कौन सा मुश्किल, क्योंकि बैलेंस कॉम्बिनेशन होता है ना। अब इस अटेम्प्ट में मैंने 2 पेपर देने, एक आसान एक मुश्किल कर लेते हैं। 3 पेपर देने, अच्छा ऐसा करते हैं 2 आसान 1 मुश्किल, या 2 मुश्किल 1 आसान, बैलेंस चले। ऐसा करते हैं 2 थ्योरेटिकल 1 न्यूमेरिकल, ऐसा करते हैं 2 न्यूमेरिकल 1 थ्योरेटिकल। इस तरह कोई कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही है, अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है और क्या करना है? रिस्क असेसमेंट करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद स्टूडेंट ने सेलेक्ट कर लिया भाई मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब क्या करना है? डिसाइड भाई कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ना है। अच्छा भाई इस टीचर के बारे में सुना है, चलो पहले ऐसा करते हैं डेमो लेक्चर्स देख लेते हैं। क्या करते हैं? डेमो लेक्चर देख लेते हैं। भाई डेमो लेक्चर देखना चाहिए या नहीं? क्या सुनी बात में अमल करके भाई ये सब्जेक्ट ओके। जब डेमो लेक्चर देखेंगे, या तो टीचर उसका सिस्टम पसंद आएगा, डेमो लेक्चर में टीचर हाँ भाई हम पढ़ेंगे, हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसलिए हम रियल एग्जांपल्स लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। और टीचर ने कहा, टीचर ने ये कहा कि हम हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा, ठीक है। टीचर ने क्या कहा? व्हाट्सएप में, जूम मीटिंग में अगर आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। टीचर ने क्या कहा? सारे टॉपिक्स जो है वो लेटेस्ट फ्रेश रिकॉर्डिंग होगी, वगैरह वगैरह, और भी बड़ी बातें की डेमो में। तो एक अंडरस्टैंड एक कंफर्ट डेवलप हुई, अच्छा एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप। लेकिन याद रखिए इसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट, ओके। फिर इसके बाद हमने एडमिशन ले लिया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनिशियली तो लगे सिस्टम अच्छा है, अगर तो इनिशियली पसंद नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? हम छोड़ दे भैया, इसको छोड़ दे, इस सिस्टम को यूज नहीं करना, इस टीचर के सिस्टम को यूज नहीं करना, छोड़ दे। और अगर सिस्टम पसंद आ गया फिर क्या करेंगे? एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन लेंगे तो भी अगेन फिर, हालांकि इनिशियली हमारी असेसमेंट क्या थी? गुड, अच्छा, डेमो अच्छा था। क्या एडमिशन लेने के बाद हो सकता है ऐसा? ये प्रोफेशनल बन के सोचे, इमोशनल बनकर नहीं, प्रोफेशनल बनकर सोचे। क्या ऐसा हो सकता है कि इनिशियली तो लगा बड़ा अच्छा सिस्टम होगा, जब हम उस सिस्टम से गुजरे, डिटेल में उस सिस्टम को टेस्ट किया तो पता चला नहीं, मजा नहीं आया? हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। तो फिर उस समय में क्या करेंगे? अगर आपने 2-3 चैप्टर देखे, नहीं है समझ आ रही, फिर क्या करेंगे? क्या एंड तक चलेंगे कि जब पता चल जाए फैसला गलत है उसी वक्त फैसला बदल लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या जब जिस वक्त पता चल जाए फैसला गलत हो गया है, क्या करना चाहिए? अब जो हो गया सो गया, चलते रहें कि फैसला बदल लेना चाहिए? बदल लेना चाहिए, ठीक है जी। और अगर लगा नहीं सिस्टम सही है, भाई जैसा कहा था वैसा ही काम हो रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है? फिर इसका आपको फायदा का, खुश हो जाए, खुश हो जाए, खुश हो जाए। जैसा सोचा था अगर वैसा ही सिस्टम मिल गया तो क्यों खुश हो जाए? क्योंकि जो आपकी एग्जाम में परफॉर्मेंस है ना स्टूडेंट की, वो किस पे डिपेंड करती है भला?
वो आप पे भी और टीचर पे भी। स्टूडेंट की एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है ये किस पे डिपेंड करती है? स्टूडेंट की मेहनत पे, टीचर की मेहनत पे। और दोनों की मेहनत में भी इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसे? टीचर मेहनत ज्यादा करेगा तो स्टूडेंट को मेहनत कम करना पड़ेगी, टीचर मेहनत कम करेगा स्टूडेंट को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। तो अगर सिस्टम अच्छा है तो खुद बताइए सिस्टम अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है? क्या है? सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री है। तो आपने जो काम करना है, मेहनत करनी है, वो क्या होगी? रिड्यूस्ड। और अगर सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो सिस्टम को फीडबैक दें, सर आपका सिस्टम ठीक नहीं, उसमें ये प्रॉब्लम है, आपने ये कमिट किया था, ये नहीं हो रहा, जरा इसको ठीक करें। और फिर क्या करें? फिर फुल काम आपने क्या करना? खुद करना है। फिर से अगर सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री है तो क्या करें? अगर टीचर का सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री है तो स्टूडेंट का काम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर टीचर का सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो फिर स्टूडेंट का काम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, फुल होगा। सारा कुछ आप ही ने करना है, खुद ही करना है, मेरे पे ना रहना, ये फुल। ठीक है जी। अच्छा, जब मेहनत कर लेंगे, ज्यादा है या कम है, मेहनत कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर फाइनल एग्जाम देंगे। फिर क्या करेंगे? फाइनल आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा इंस्टीट्यूट। और फिर रिव्यू करने के बाद क्या देगा आपको? एक सफे के ऊपर क्या देगा? रिपोर्ट। क्या? पास के फेल। ठीक है, बिल्कुल ये छोटी सी एग्जांपल समझाने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ऑडिट चलता है। बड़े बड़े देखिए, बहुत मुश्किल है कि मैं आपको एबीसी समझाए बगैर ओवरव्यू बता दूं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं ना। क्या, मुझे ये बताइए, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर ली किसी कंपनी ने, वो कंपनी वाले हमारे पास आ गए, कहने लगे, बर्जर पेंट्स वाले आगे कहने लगे, क्या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है भैया, ऑडिट करवाना है आपसे। हमने कहा आ जाओ, इसलिए बैठे हैं, अच्छी कंपनी है, अच्छी रेपुटेशन है, एक्सेप्ट कर लिया उसको। ठीक है जी। अब हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद याद रखिए क्या 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 बोला था स्टार्ट में? ऑडिटर का काम कहां से शुरू होता है? जहां पे अकाउंटिंग का काम खत्म होता। तो मुझे बताइए, एक ऑडिटर के अंदर ना डुअल पर्सनैलिटी है, आपको नहीं पता, मल्टीपल पर्सनैलिटी होती है हमारे। डिसऑर्डर नहीं है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन क्या हमारे अंदर एक ऑडिटर भी है, हमारे अंदर एक अकाउंटेंट भी है। ऑडिटर इंक्लूड्स अकाउंटेंट। तो मुझे बताइए, मैंने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करनी है, क्या मुझे वो सिस्टम समझना नहीं चाहिए? भाई आपका फ्रेमवर्क कौन सा है? IFRS है। अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसीज में 2-3 ऑप्शन दिए, कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट किया जी? अच्छा, एस्टिमेट्स कौन से है? ये वाले। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नहीं? तो याद रखिए, ऑडिट में क्या करते हैं हम? पहले एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, लेटर साइन कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं एंटिटी उसके सिस्टम को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बन रही है, क्या है अकाउंटिंग पॉलिसीज, फ्रेमवर्क क्या है, असेस करते हैं क्या किस एरिया में रिस्क ज्यादा है, किस अकाउंट बैलेंस में, फाइनेंशियल में वेरिफिकेशन करनी है ना, किस में रिस्क ज्यादा है, किस में कम है। छोटी सी एग्जांपल, एक क्लाइंट है हमारा, वो फिक्स एसेट खरीद के इस्तेमाल करता है, दूसरा क्लाइंट है वो फिक्स एसेट लीज पे लेता है, इस्तेमाल करता है। दोनों एक ही तरह का काम कर रहे हैं, एक ही इंडस्ट्री में है। बताइए क्या दोनों में रिस्क एक जैसा है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। बाय कर रहा है जो फिक्स एसेट, उसकी अकाउंटिंग आसान है, उसका ऑडिट भी आसान है। जो लीज पे एसेट ले रहा है उसकी अकाउंटिंग मुश्किल है, कंप्लेक्स अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर भी कंप्लेक्स। तो हमने क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग, पहले क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, हाँ जी ऑडिट कर लिया हमने, हम आपका ऑडिट करेंगे, एग्री कर लिया, एंगेजमेंट लेटर साइन कर लिया। फिर क्या करना है? फौरन ऑडिट नहीं करना, क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्या पॉलिसीज हैं, क्या एस्टिमेट्स है, फ्रेमवर्क क्या है। फिर क्या करना है? रिस्क असेसमेंट, कि किस एरिया में रिस्क कम है, किस अकाउंट बैलेंस में किस लाइन आइटम में रिस्क कम है, किस लाइन आइटम में रिस्क ज्यादा है। क्यों रिस्क असेसमेंट क्यों कर रहे हैं भला हम? क्योंकि हमारा सिंपल रूल होता है, रिस्क ज्यादा प्रोसीजर ज्यादा, रिस्क कम प्रोसीजर कम। रिस्क असेसमेंट कर ली। अच्छा, फिर इसके बाद क्या किया? इसके बाद क्या किया? क्लाइंट का, यानी अपने जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसका सिस्टम देखा, क्या आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है? भाई हमने चेक किया है, आप लीज की काउंटिंग करते हैं, मुश्किल है। ठीक है, इनिशियली रिस्क हुआ। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने सोचना है, क्या ए क्लाइंट, ए बर्जर पेंट्स वाले लोगों, क्या आपने जो अकाउंटेंट रखे हुए हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो तजर्बेकार हैं, वो कंपिटेंट है या नहीं? देखिए, एक रिस्क तो इस वजह से है कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बड़ी कंप्लेक्स है लीज वाली।
फिर इसके बाद हमने उस कंपनी का जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसका सिस्टम भी देखना होता है, उनका काम करने का तरीकाकार क्या है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है मुश्किल टारगेट, लेकिन लोग बहुत कॉम्पिटेंट है, तो वो क्या करते हैं, मुश्किल टारगेट को भी अचीव कर लेते हैं, मुश्किल को भी आसान कर लेते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, जब हमने जिस कंपनी का ऑडिट करना है उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड कर लिया, फिर हमने देख लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस हिस्सा में रिस्क ज्यादा है, किस लाइन आइटम में रिस्क कम है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, देखना है क्या मैनेजमेंट का इंटरनल सिस्टम, मैनेजमेंट का अपना काम करने का तरीकाकार, वो हमें बज़ाहिर क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक, बज़ाहिर क्या लग रहा है। अगर तो वो इफेक्टिव कंट्रोल है, गुड कंट्रोल है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, तो फिर बताइए हमारा जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमने क्या देखना है कि मैनेजमेंट का इंटरनल सिस्टम क्या है। यहां पे याद रखें ये इनिशियल असेसमेंट है, याद है, इनिशियल असेसमेंट से पता चले भाई मैनेजमेंट का इंटरनल, मैनेजमेंट के लोग फारग है, मैनेजमेंट लोग क्या फारग है, फिर हम क्या होंगे, सैड हो जाएंगे, हम क्या होंगे, हम कहेंगे ए मैनेजमेंट कम्युनिकेट डेफिशिएंसी, ए मैनेजमेंट तुम्हारे लोग फारग हैं। अंडरस्टैंड किया सिस्टम को मैनेजमेंट के, ताकि अगर उनका सिस्टम स्ट्रांग है ना तो हमें पता चले, देखें अगर मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग कॉम्पिटेंट हो ना तो हमारे ऊपर बर्डन कम, जैसे टीचर अच्छा काम करने वाला हो, मेहनती हो, तो स्टूडेंट के ऊपर बर्डन कम हो जाता है। उसी तरह असूल याद रखिए ऑडिट में, अगर जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं उस कंपनी में जो मैनेजमेंट है, जो अकाउंटेंट है, जो काम करने वाले लोग वो अच्छे हैं, वो कॉम्पिटेंट है, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, कम हो जाए। और अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, अगर वो इफेक्टिव, तो सारा काम किसने करना है, सारा बोझ किस पे, हम पे। तो फिर हमने क्या करना है, फुल काम करना है, फुल काम हम ही ने करना है। और अगर हमें इनका इंटरनल सिस्टम लगे, कंट्रोल सिस्टम लगे क्या है, बड़ा अच्छा है, कंट्रोल सिस्टम क्या लगे, बड़ा अच्छा है, यस है, इफेक्टिव है, इफेक्टिव है, यस है, इफेक्टिव, हम हो जाएंगे खुश। हम खुश होकर क्या करेंगे, हम कहेंगे अच्छा अब जाहिर अच्छा लग रहा है, जरा डिटेल भी चेक कर लो, डेमो लेक्चर अच्छा है, जरा तफसील से 2-4 चैप्टर भी इनके देख लो, 2-4 उनका काम करने का तरीका कर लो, टेस्ट कर लिया। अगर टेस्ट करने के बाद पता चला फारग है, इनिशियली ठीक था बाद में फारग है, बताइए इसको इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, नहीं। अगेन फिर वही चीज, क्या अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है, इनिशियली लगा गुड है, इनिशियली लगा गुड है, बाद में डिटेल में पाला पड़ा तो पता चला बैड है, तो फिर क्या करना है, वही इनिशियली पता चला बैड है, क्या करना है, फुल काम हमने करना है। इनिशियली पता चला गुड है, बाद में डिटेल टेस्टिंग की तो पता चला बैड है, फिर भी वही। और अगर इनिशियली भी पता चला गुड है, टेस्ट करके भी पता चला गुड है, फिर क्या करना है, हमारा काम कम हो जाएगा, हमारा काम कम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, हमने हमारा काम कम, फिर एंड पे फाइनल काम करना है, फाइनल भी होगा, और एंड पे फिर क्या करना है, रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब क्या है, रिपोर्ट का मतलब यह है एक सफ़े के ऊपर हमने लिख के देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, यहाँ कोई अगर गड़बड़ सामने ही वो लिख के देंगे। भाई कुछ समझ है, ये थोड़ा सा मुश्किल एडवांस लग रहा है ना आपको, मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्यों, मसला भाई अभी एबीसी सिखाई नहीं, उसके बगैर ही एबीसी सिखाए बगैर XYZ पे पहुंच गए, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने कोशिश किया कुछ समझ आया। फिर से जरा क्विक, पहला असूल, ये जो है ना, ये बेसिकली 4 फेजेस हैं ऑडिट के। ये क्या है, 4 फेजेस है। ये वाला जो है ना ऊपर वाला, इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस स्टेज, ऊपर वाले को इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस स्टेज। फिर ये वाला जो है ना, ये वाला, इसे कहते हैं प्लानिंग स्टेज। क्या बोलते हैं, प्लानिंग स्टेज। अच्छा, अब ये जो ये वाला हिस्सा ना नीचे, ये वाला, ये जिसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब, इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस स्टेज। परफॉर्मेंस, पहले एक्सेप्टेंस, फिर प्लानिंग, फिर परफॉर्मेंस, और जो ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्टेज। रिपोर्टिंग, ये क्या किया उसने, बहुत अच्छी एग्जांपल के जरिए से, डायग्राम के जरिए से आपको बता दिया कि आपके ऑडिट में, सिलेबस में, आप प्रैक्टिकली भी 4 फेजेस होते हैं। कौन कौन से, एक्सेप्टेंस, और कौन सा प्लानिंग, और कौन सा परफॉर्मेंस, और कौन सा रिपोर्टिंग, कौन से फेजेस हैं। तरतीब समझें। अभी और कुछ भी समझ नहीं ना आया तो ये ज़हन में रखें, ऑडिट के 4 फेजेस है। कौन कौन से, एक्सेप्टेंस और प्लानिंग और परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग, और ये इसी तरतीब से परफॉर्म होते हैं प्रैक्टिस में भी। डन जी, ठीक है। और इसमें एक और हमने लेसन सीखा, क्या, अगर हमारा क्लाइंट ऐसा हो ना जिसके लोग अच्छे हों, स्ट्रांग हो, तो उससे हमारा काम कम हो जाता है। और अगर क्लाइंट के जो सिस्टम है, क्लाइंट के जो लोग हैं वो बैड हो, हमारा काम क्या हो जाएगा,
ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, ये है थोड़ा ओवरव्यू। उसके बाद आखिरी चीज क्या है जी? आखिरी चीज ये लिखी है क्या? ये क्या लिखा है? एआई इंटीग्रेटेड टेस्टिंग सिस्टम। क्या है? प्रीमियम रिसोर्स। अच्छा, मेरा ये ख्याल है प्रोबेबली ये ना सिर्फ प्रीमियम बल्कि यूनिक भी है। ठीक है, बहरहाल है क्या सिस्टम ये मैं आपको बता दूं। एआई इंटीग्रेटेड टेस्टिंग सिस्टम। मैंने अपने टीचिंग कैरियर में एक बड़ी प्रॉब्लम आज से 2 साल पहले तक फेस कर रहा था। बड़ी प्रॉब्लम कि हम पढ़ा देते हैं बच्चे को समझ भी आ जाती है, लेकिन बच्चा जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगता है ना, उसमें उसे मुश्किल पेश आती है। तो हमारा टेस्टिंग सिस्टम जो है ना वो थोड़ा वीक था। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखिए, टीचिंग ना 2 वे कम्युनिकेशन है, ये 1 वे नहीं है। ठीक है, मूवी देखना 1 वे कम्युनिकेशन, आप सिर्फ देखते हैं वापस आ जाते हैं घर में बैठे हुए हैं। टीचिंग तो क्या, मैंने आपको पढ़ाना भी है 1 वे, फिर आपसे फीडबैक भी लेना है। आपको कंसेप्ट समझ आया कि नहीं एग्जाम लेवल पे, ये जानना भी मेरे लिए जरूरी है। और वो कैसे मुझे पता चलेगा? आपके दिमाग में घुस तो नहीं सकता मैं, कैसे पता चलेगा? टेस्ट से, आप टेस्ट देंगे उससे पता चलेगा। तो टेस्टिंग सिस्टम में एक तो वीकली टेस्ट आपने देने, हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा, टेस्ट जरूर देना है। फिर उसके बाद टेस्ट में होता यह था कि हम नॉर्मली जिन टीम को आउटसोर्स करते थे टेस्टिंग सिस्टम, वो चेक करके ना तो बता दिया करते थे कि सर इतने मार्क्स हैं। आपने टेस्ट दिया, आपको पता चला आपके फॉर एग्जांपल 50 में से 34 मार्क्स हैं, खुश हो गए, सर मैं पास हो गया। क्या काफी है ये जानना? अगर 50 में से याद रखिएगा 49 मार्क्स भी है ना आपके लिए, तो आपने खुश नहीं होना। मतलब खुश हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये सोचे मेरा जो 1 मार्क डिडक्ट हुआ किस वजह से हुआ है। इंप्रूवमेंट इस वजह से नहीं आएगी कि ये सोचे अच्छा मेरे 49 मार्क्स आए हैं। इंप्रूवमेंट आप में हमेशा आएगी तो इस वजह से कि भी मेरा 1 मार्क डिडक्ट हुआ है, किस वजह से डिडक्ट हुआ है। तो अक्सर वो जब आप टेस्ट चेक करते थे तो हमारे जो टीम होती थी, मैंने ऑब्जर्व किया कि वो बता देते हैं मार्क्स कितने हैं, डिडक्ट मार्क्स कितने हुए, किस वजह से हुए है, ये मुमकिन तौर पे नहीं लिख पाते थे डिटेल में। ठीक है, तो हमने फिर इस चीज के ऊपर काम किया कि अगर बच्चे का 1 नंबर भी डिडक्ट हुआ ना, तो ना सिर्फ ये कि उसको पता चले 1 नंबर डिडक्ट हुआ किस क्वेश्चन में, बल्कि ये भी पता चले क्यों डिडक्ट हुआ है, क्या रीजन पता चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? चलनी चाहिए। अच्छा, किस 5-7 नंबर कटे उसकी रीजन पता चलनी चाहिए, कि आधा नंबर डिडक्ट हो उसकी भी रीजन पता चलनी चाहिए। पक्की बात है, पक्की बात है। आधा नंबर भी डिडक्ट हो उसकी भी रीजन पता चलनी चाहिए, बिल्कुल चलनी चाहिए। एक स्टेप इससे भी आगे चलते हैं। क्या सिर्फ आपको एज स्टूडेंट ये पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में 1 नंबर डिडक्ट हुआ इस वजह से डिडक्ट हुआ है, ये पता चले, कि ये भी पता चले अच्छा अब इसको सही करना है, पूरा नंबर लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ गलती पता चल जाए काफी है कि उस गलती की करेक्शन कैसे करनी है ये भी पता चलना चाहिए। बोले बोले बोले, ये भी पता चलना चाहिए। ये भी तो याद रखें, सिस्टम में 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, मार्क्स तो आपको पता चले, ये तो ट्रेडिशनल सिस्टम में भी होता था। साथ ही साथ अगर आधा नंबर भी डिडक्ट हुआ है उसकी भी रीजन क्यों। और फिर यही नहीं, तीसरी चीज क्या, कि हर जो मार्क डिडक्ट हुआ है उसके साथ उसकी कमेंट्री होनी चाहिए कि क्या करना चाहिए था, सजेशन आइंदा के लिए क्या करना है। तो उसके लिए हमने जो सिस्टम अपनाया है वो है एआई इंटी। देखिए, इंसान के लिए ना, ह्यूमन के लिए ये सारा काम करना पॉसिबल नहीं है। आपको अगर कहा जाए ना भैया ये एक टेस्ट है बच्चे का, 10 सफ़े का टेस्ट है, इसको चेक करो, और जो मैंने कहा है एक एक लफ्ज को पढ़ना है, एक एक सेंटेंस भी नहीं, क्या एक एक लफ्ज को पढ़ना है, जो गलत है उसको हाईलाइट करना है, गलती लिखनी है क्या है, और फिर करेक्शन क्या होगी क्या है, तो शायद पूरे दिन में आप एक ही टेस्ट चेक कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन एआई की वजह से ये पॉसिबल हुआ। ये शायद इंसानों के लिए अगर सिर्फ एआई ना होता तो हम शायद कभी भी ये काम ना कर पाते इतना डिटेल लेवल पे कि एक एक लफ्ज पढ़ के, एक एक सेंटेंस पढ़ के फीडबैक दें। अब ये पॉसिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो हमने क्या किया, एआई को अपने टेस्टिंग सिस्टम में इंटीग्रेट किया है। अब हमारे टेस्टिंग सिस्टम में सिर्फ ह्यूमन एलिमेंट नहीं है, ह्यूमन प्लस एआई एलिमेंट दोनों है। पहले एआई एलिमेंट काम करता है, शुरू में पहले ह्यूमन एलिमेंट काम करता है, फिर एआई अपना काम करता है, फिर उसके बाद एंड पे ह्यूमन रिव्यू होता है, फिर उसके बाद हम स्टूडेंट के साथ फीडबैक शेयर करते हैं। जो फीडबैक है ना बहुत ही डिटेल्ड होता है,
यानी स्टूडेंट के अगर फर्ज कीजिए 10 सफे में स्टूडेंट ने टेस्ट दिया ना, फीडबैक 15 सफों का होगा। टेस्ट कितने सफों का? 10 सफों का, फीडबैक 15। क्यों? डिटेल्ड होने की वजह से। ये मैं आपके साथ ओवरव्यूज को शेयर करता हूं जो करंटली हमारा सिस्टम है। वो सबसे पहले टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद क्या पता चला भाई कितने क्वेश्चन थे, किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स आए, क्वेश्चन वाइज मार्क्स टोटल। जिस बच्चे को सिर्फ ये चाहिए कि सर मैं पास हुआ कि फेल हुआ, मुझे ये बताइए और क्वेश्चन में कितने मार्क्स आए, वो पहला सवाल पढ़े खत्म कर दे। जो बच्चा ये चाहता है नहीं सर मेरे इसमें अगर मार्क्स डिडक्ट हुए हैं ना, मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, टोटल इतने मार्क्स थे, मेरे इतने आए, तो मार्क्स किस वजह से डिडक्ट हुए हैं मुझे ये भी बताएं, ये भी बताएं, तो वो आगे चलें। आगे डिटेल फीडबैक क्या, ये देखें, ये चेक पॉइंट। भाई इस क्वेश्चन में ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ये 3 कंसेप्ट टेस्ट किए थे हमने। इस बच्चे ने हर कंसेप्ट में क्या परफॉर्मेंस दी, ये है, और फिर इसके मुताबिक उसको मार्क्स मिले। भाई इसमें तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने बच्चे ने, यहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन यहाँ पे आके मार्क खा गया, उसने ये पॉइंट मेंशन नहीं किया। एक एक पॉइंट कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, उसके अंदर अगर 3 कंसेप्ट्स हैं, हर कंसेप्ट को चेक कर रहा है, एक एक मौजूद है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, ये सजेशंस कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ऊपर बता दी गलतियां क्या की है, नीचे क्या है या सजेशन। अच्छा आपने ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा है, इसको आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखिए तो ज्यादा बेहतर है। ड्राफ्टिंग इंप्रूवमेंट, प्रोफेशनल वर्डिंग होनी चाहिए ना, ठीक है। हर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 है, इसमें बताया किस पॉइंट पे बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी है, किस पॉइंट पे बच्चे की परफॉर्मेंस सही नहीं है, मार्क्स दे दिए हर पॉइंट, एंड पे क्या किया, इंप्रूवमेंट्स के लिए सजेशन दी। अच्छा ये सजेशन जो है ना, अमेंडमेंट्स, प्रपोज अमेंडमेंट, कि आपको ये नहीं ये लिखना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहिए था, क्वेश्चन वाइज भी है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया है, एंड पे भी एक ओवरऑल सजेशन, एक तो सजेशन क्वेश्चन वाइज है और फिर एंड पे ओवरऑल सजेशन कि भैया आपके स्क्रिप्ट में आपकी स्ट्रेंथ, आपके जो पावरफुल फीचर्स हैं, आपके वो टॉपिक्स जो स्ट्रॉन्ग है वो ये हैं, ये हमने बता दिया, और जो वीक हैं वो ये है। तो आपको इन टॉपिक्स पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। नीचे रिकमेंडेशन भी दे दी, ये जनरल, एक स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई की क्वेश्चन वाइज, सजेशन दी क्वेश्चन वाइज, और फिर दूसरा। अब अगर आप देखें ना इसको तो देखें कितने नंबर, ये लगभग कोई 15 मार्क्स 15 पेजेस का स्क्रिप्ट है। वैसे इसका फॉन्ट साइज कम कर दे तो 10 पे भी आ जाएगा, लेकिन रीजनेबल रख के 15 सौ। बच्चे का स्क्रिप्ट बाज़ का ऐसा होता है, वो कम सफों का होता है, फीडबैक ज्यादा पेजेस का होता है। दिल करे पढ़े, नहीं दिल करे ना पढ़े, ठीक है। लेकिन मेरा मशवरा है, ये अच्छा सिस्टम है, आपको जो अगर टेस्ट जब आप सबमिट करवाएं तो आप इस फीडबैक को पढ़िएगा, ठीक है। हाँ लेकिन बहरहाल फिर भी इंसान है, और ये भी है, ये भी गलती कर सकती है, इंसान भी। तो अगर कभी आपको लगे कि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो चेक होने से रह गया, कोई क्वेश्चन ऐसा है, तो फिर उसके लिए याद रखिए हमारी टीम इसके बाद भी आपकी सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। वैसे तो हमारा जो ह्यूमन एलिमेंट है इसमें आता है ना, AI के बाद वो ये चीज़ें चेक कर लेता है, तो इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी इंसान है, इंसानों से गलती, मशीनों से भी गलती हो सकती है, इंसानों से भी। ऐसा ही है कि AI से गलती नहीं होती, हो सकती है। तो इसलिए हमने लेटर ईयर, सेकेंड लेयर में ह्यूमन एलिमेंट को भी रखा हुआ है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन रह जाए मार्क होने से तो जो ह्यूमन रिव्यू है उसमें वो पकड़ा जाए। ये है जी हमारी ओरिएंटेशन, हो गई जी सारी चीजें, ये ठीक है जी। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमने सब्जेक्ट को किस तरीके से लेके चलना है, ठीक है। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपको पता है हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें जब चाहें आप सवाल पूछ सकते हैं, 24 घंटे में जब चाहें सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन जब चाहेंगे आप जवाब मिलेगा नहीं, जवाब तभी मिलेगा जब मैं फ्री हूँगा, डेली है इंशाल्लाह, डेली जवाब मिलेगा आपको। और कब मिलेगा? शाम को, रात को जवाब मिलेगा। सुबह के वक्त लेक्चर होते हैं ना, शाम को इंशाल्लाह जवाब मिला करेगा, ठीक है। और कभी कभार नहीं भी मिल सकता, ऐसा ही है ना, इंसान है, कभी मसरूफ भी हो सकते हैं। तो आप ये तो नहीं कहेंगे सर डेमो लेक्चर में कहा था डेली जवाब दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में शाम को, और यहाँ पे एक दिन हो गया अभी आपने जवाब नहीं दिया। इंसान कभी कभार, इंसान के साथ लिमिटेशन होती है, लेकिन पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को डेली व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अगर कोई क्वेश्चन बाद में भी आपके जहन में आता है, घर बैठे हैं कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, उस वक्त कोई सवाल जहन में है, जरूर पूछिए, मोस्ट वेलकम। क्योंकि हमने क्या सीखा है
सवाल पूछते रहना चाहिए, है? पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? ठीक है, सीखने के लिए पूछना जरूरी, यहाँ तो गलती करना जरूरी है, वो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं बगैर गलती किए सीखे तो क्या करें? पूछिए। ठीक है, क्लास में पूछना चाहे क्लास में पूछे, जूम मीटिंग में पूछना चाहे जूम मीटिंग में पूछे, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछे। जी, ये था हमारा ओरिएंटेशन का लेक्चर। उम्मीद है कुछ आपको सीखने को मिला होगा और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम इस सेशन को किस तरीके से लेके चलेंगे। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।